Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. My name is शीतल राजपूत and welcome to JK एग्जाम क्रैकर। तो पॉलिटी के इस सीरीज में हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो थी कंपनी के रूल पर, सेकेंड वीडियो में हमने क्राउन का रूल देखा था और थर्ड वीडियो में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने नंबर ऑफ कमेटीज बनाई थी डिफरेंट टास्क से डील करने के लिए। इसमें से जो 8 थी वो मेजर कमेटी थी जो एग्जाम में आ जाती है मैच करने के लिए। जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी को कौन हेड कर रहा था, तो आपको ऑप्शन दे देंगे राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना कि इसको कौन लीड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी कौन लीड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है हमारे पास प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। देखिए प्रोविंसेस हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि सरदार पटेल ही थे जिन्होंने प्रोविंसेस को इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो इस कमेटी को कौन हेड करेगा, सरदार पटेल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसको कौन हेड कर रहे थे, BR अम्बेडकर। चलिए मुझे BR अम्बेडकर साहब का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको आता है वो बताओ, जिसको नहीं आता है वो सर्च करके भी बता सकते हैं। ऐसे क्या होगा, जो चीज़ आपको नहीं आती है आप सर्च करके बता रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। पांचवी हमारे पास है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसको भी सरदार पटेल ही डील कर रहे थे और इस कमेटी के अंदर 5 सब कमेटीज थी, ठीक है। हमने देख लिया कौन कौन सी, फंडामेंटल राइट थे, माइनॉरिटी, नॉर्थ ईस्ट वाले थे, इसमें एक्सक्लूडेड एरियाज थे, इसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी थी। फिर है हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और उस टाइम पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोसीजर थे, उनके जो रूल्स थे, उनको कौन हेड करेगा, ऑब्वियस सी बात है राजेंद्र प्रसाद हेड करेंगे। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सरदार पटेल हो सकता है क्योंकि स्टेट्स का नाम है, ये जवाहरलाल नेहरू ही इसको हेड कर रहे थे। और स्टीयरिंग कमेटी को कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई हमारी 8 इंपॉर्टेंट कमेटीज। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कौन हेड कर रहे थे, मैंने बताया चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है ये सभी कमेटीज में से, जिसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 में। इसका काम क्या था, ड्राफ्ट प्रिपेयर करना नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसमें ये वाले मेंबर थे, आपको ये याद रखना है, यूपीएससी में पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था। तो कौन कौन थे वो आप देख लो। BR अम्बेडकर हमें पता है, अयंगर थे, फिर अलादी अय्यर थे, KM मुंशी थे, फिर सैयद मोहम्मद थे, फिर N माधवर राव थे जिन्होंने BL मित्तल को रिप्लेस किया था क्योंकि इन्होंने रिजाइन दे दिया था अपनी इल हेल्थ की वजह से। TT कृष्णमाचारी थे जिन्होंने DP खेतन को रिप्लेस किया था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 1948 में। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसने बहुत सारे प्रपोजल्स को देखा, कंसीडर किया, सभी कमेटीज के प्रपोजल को कंसीडर किया। इसके बाद पहला ड्राफ्ट बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भारत के लिए बनने वाला था, जिसको पब्लिश कब किया, फरवरी 1949 में। और जो भारत के लोग हैं इनको 8 महीने दिए गए कि आप इस ड्राफ्ट को डिस्कस करो और हमें अमेंडमेंट्स प्रपोज करो, जो भी आप चेंजेस चाहते हो। देख रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हम लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़े लीडर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे और उन्होंने अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। 8 महीने दिए, बहुत होते हैं 8 महीने डिस्कस करने के लिए चीज़ों को। तो लोगों ने डिस्कस किया इस चीज़ को, जो भी ड्राफ्ट आया था और जो भी इन्होंने प्रपोज की अमेंडमेंट्स, जो भी चेंजेस वो चाहते थे, जो भी एडिशन वो करना चाहते थे, जो भी वो एक्सक्लूड करना चाहते थे, वो उन्होंने प्रपोज किया। और फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अच्छा, फिर क्या हुआ, जितने भी क्रिटिसिज्म थे, पब्लिक कमेंट थे, सजेशंस मिले थे, उसके बेसिस पर सेकंड ड्राफ्ट आया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर किया सेकंड ड्राफ्ट, जिसको अक्टूबर 1948 में पब्लिश कर दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने से भी कम टाइम लिया था अपने ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए और ये टोटल 141 डेज में बन चुका था। अब ये मेन है हमारा, इसको आपने याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 में। और उस टाइम पर ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे।
अच्छा, जो ये प्रियम्बल था ना, ये तब बनाया जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन चुका था, उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया था, राइट। अब जो बी आर अम्बेडकर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर यही थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी यही थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, फादर ऑफ द नेशन कौन है? गांधी, ठीक है। गांधी जी जो हैं वो फादर ऑफ द नेशन है, लेकिन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मनु को जानते होंगे, राइट। चलिए, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कुछ प्रोविजंस जो थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सिटीजनशिप के रिलेटेड, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल, जो कि इन आर्टिकल्स में आते हैं, ये फोर्स में कब आ गए थे? 26 नवंबर 1949 में ही आ गए थे। मैंने पहले बताया कि आधा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 में बन चुका था, लेकिन जो बाकी प्रोविजन थे, मेजर पार्ट जो था ना, वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था। इसीलिए इस डेट को हमने डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट कहा और इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस साल हमारे 26 जनवरी में कौन चीफ गेस्ट था। हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है, बाहर के देश से आते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन था। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके भी बता सकते हो। जनवरी 26 को ही हमने डेट ऑफ द कमेंसमेंट क्यों चूज किया, इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। क्या इस ही दिन 1930 में पूर्ण स्वराज डे को हमने सेलिब्रेट किया था? कहां पर? लाहौर सेशन में, दिसंबर 1929 ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो ये आपको याद रखना है। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो भी चीजें थी वो रिपील्ड हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो ये था। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स देखिए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो यूनिक है इसके कंटेंट और स्पिरिट में, क्योंकि हालांकि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे देशों से लिया है, इंस्पिरेशन बहुत सारे देशों से ली है, लेकिन हमने ऐसा नहीं कि टोटली उनको कॉपी किया है। जो भी चीज़ हमें जहाँ से अच्छी लगी हो वो हमने ली है, क्योंकि इंसान तो एक दूसरे से ही सीखता है ना। तो हमें भी जो भी चीज़ जहाँ की अच्छी लगी हमने वो ले ली। देखो, ओरिजिनल जो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो 1949 में अडॉप्ट किए थे, उनमें हमने बाद में चेंजेस लाए। हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस लाना, जैसे कि 7th, 42nd, 44, 73, 74, 97, 101, ये सब अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत लार्ज नंबर में चेंजेस लाई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको याद रखना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से वाले को कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और केशवानंद भारती केस में जो 1973 में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है पार्लियामेंट की, अंडर आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो। पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर तो है आपके पास, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये आपके पास लैंड है कोई, और आपने यहाँ पे घर बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई घर बना रहे हो, तो अगर आपने चेंजेस लानी है, पार्लियामेंट को इसमें चेंजेस लानी है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ वाले एरिया में जाके बनाओगे, आपको फिर भी इतने में ही बनाना है, ठीक है। इतने में ही बनाना है। अब चेंजेस लाओगे आप, कुछ भी ऐसा डब्बा जैसा बना दो, मतलब चेंजेस आ रही है इसमें, राइट। अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथिएस्ट है एंड रिटन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो रिटन भी होते हैं और नॉन रिटन भी होते हैं, मतलब अनरिटन भी होते हैं। अनरिटन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, और यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, जैसे कि हमारा है, ठीक है। समझ आई इतनी आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथिएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलॉबरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ओरिजिनली मतलब कि 1949 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था, मैंने बताया प्रियम्बल था,
395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था और 8 स्केड्यूल थे। ये आपको याद रखना है कि ओरिजिनली कितने थे, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई है। 465 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं अभी के टाइम पे और 12 स्केड्यूल्स हैं। अभी के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो हमने इतना एलिफेंट टाइप, हमारा जो एलिफेंट साइज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्यों है? इसके 4 फैक्टर हैं। पहला जोग्राफिकल फैक्टर है, क्योंकि हमारी कंट्री की वास्टनेस ही इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ही इतनी ज़्यादा है, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बना रहे थे, हमने हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ठीक है। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर। हमने जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ था, हमने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, ठीक है। और तीसरा, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए, राइट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए, इसलिए ये इतना ज़्यादा बल्कि है। चौथा है इसमें कि जो डोमिनेंस है लीगल ल्यूमिनरीज की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि जो भी दिग्गज लोग वहाँ पे बैठे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहा ताकि कोई और दोबारा हम पर रूल ना कर सके, ठीक है। समझ आई इतनी आपको? अब हम पढ़ेंगे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे सोर्सेज से हमने लिया है। Constitution of India has borrowed most of its provisions from the Constitution of various other countries as well as from Government of India Act 1935. इतना समझ आया? B.R. अम्बेडकर प्राउडली ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने मतलब कि दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की छानबीन करने के बाद बनाया है। समझ आ रही है आपको? देखो अब यहाँ पे देखो आप, हमने कहाँ से क्या लिया है वो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिए हैं? फेडरल स्कीम ली है, ठीक है। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लेना। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजन कहाँ से लिए? आपको याद रखना है ब्रिटेन से लिए, क्योंकि यूएस में डबल सिटीजनशिप होती है। कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन तो है, सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे? सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ये हमने कनाडा से लिया है। रेजिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर के पास होगी। रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती है? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो फेडरल प्रोविजंस है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो भी सब्जेक्ट्स इन तीनों में नहीं आ रहे हैं वो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है? ये चीज़ हमने ली है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंकरेंट लिस्ट। अभी मैंने बताया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ट्रेड का फ्रीडम होना चाहिए। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई डेडलॉक हो जाता है किसी भी बिल पर, तो जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस जॉइंट सिटिंग को लीड कौन करते हैं? हेड कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चेयरमैन नहीं करते, स्पीकर करते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि स्पीकर कौन है अभी के टाइम पे लोकसभा के। इसके बाद वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने जर्मनी से लिया है। इसके बाद सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, ये हमने लिया है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। अब है हमारे पास ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये क्या होता है ये मैं आपको नीचे बताऊंगी। दोनों का सिंथेसिस है। आर्टिकल 368 जो है, जो हमें दो टाइप की अमेंडमेंट्स बताता है। पहली क्या अमेंडमेंट है कि आप
कुछ प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हो यानी चेंज कर सकते हो बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ठीक है, 2/3 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए। सम अदर प्रोविजन जो है उनके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और आधी स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। एट द सेम टाइम कुछ प्रोविजन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट्स है ना, ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती हैं, ऑर्डिनरी वाली, राइट। चलिए, अब है हमारे पास फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बियास। देखिए, जो फेडरल सिस्टम है वो यूएस से लिया हमने, राइट। और जो ये यूनिटरी बियास का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग है। ये हमने कहाँ से लिया था? कनाडा से लिया था, राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इस्टेब्लिश करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो इसमें फीचर्स हैं वो क्या होते हैं? 2 गवर्नमेंट होती है, डिवीजन ऑफ पावर होती है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, रिजिडिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, बाइकैमरलिज्म होता है। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें यूनिटरी भी है और नॉन फेडरल प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द स्टेट, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये फेडरेशन टर्म है ना, ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं हुई है। इनफैक्ट हमारा जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जिसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, इंडियन फेडरेशन जो है वो किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, मतलब कि स्टेट्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है और कोई भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो हमारे इस फेडरेशन से, हमारे इस यूनियन से बाहर जा सकती है। किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्राइब किया है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाज़ी फेडरल है, बाय केसी व्यार ने कहा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ये किसने कहा है? मॉरिस जोनस ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ये आइवोर जेनिंग ने कहा है, राइट। तो ये ऐसे पूछ लेते हैं कि क्वाज़ी फेडरल किसने कहा है, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा है, इसलिए मैंने ये भी इसमें इंक्लूड किया। यहाँ तक समझ आई आपको? अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिए, अगर प्रेसिडेंशियल होता तो यूएस से। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम किस पर बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पर बेस्ड होता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कॉपरेशन पर बेस्ड है कि कॉपरेशन होना चाहिए दोनों में, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो कहता है कि नहीं, सेपरेशन होनी चाहिए। तो हमारा जो है वो इस पर बेस्ड है, कॉपरेशन पर बेस्ड है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या फिर कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट्री सिस्टम, ना सिर्फ सेंटर में लेकिन स्टेट्स में भी। और क्या फीचर्स हैं इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के? क्या फीचर्स हैं? देखो, सबसे पहले इसमें नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का प्रेजेंस होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रियल हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, जो भी जिसको भी ज्यादा वोट आते हैं उनका रूल होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए। और मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसेस में मिनिस्टर्स का मेंबरशिप होना इंपॉर्टेंट है। और लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर द चीफ मिनिस्टर। हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर ही लीडर होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि लोकसभा यहाँ पे भंग हो सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहाँ पे डिसॉल्व हो सकती है। याद रखना, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, सिर्फ लोकसभा ही डिसॉल्व होती है। यहाँ तक समझ आई आपको? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट फीचर जो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी।
देखो, जैसे हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है ब्रिटिश सिस्टम से, वैसे ही जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर है ना, वो नैरो है देन यूएस से। कैसे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ब्रिटेन का पार्लियामेंट क्या प्रोवाइड करता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो हमारे आर्टिकल 21 में मेंशन है। ये मैं जब फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाऊंगी वहां पे डिस्कस करूंगी। हमारे जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, इन्होंने प्रॉपर सिंथेसिस रखा दोनों के बीच में कि हम दोनों रखेंगे। सोवरेनिटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी भी होगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू द पावर ऑफ इट्स जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है मेजर पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो सिंथेसिस दोनों का? ये रहा सुप्रीम कोर्ट, ये रहा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, तो सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को नल एंड वॉइड कह देगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के पास बाकी भी पावर है, चलो इसको नहीं छेड़ेंगे ये, पर बाकी चेंजेस तो कर ही सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास भी सोवरेनिटी है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भी सुपरमेसी है। ठीक है, दोनों का जो है वो साथ में चल रहा है साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है जुडिशियल सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड हो और इंडिपेंडेंट भी हो। ठीक है, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, फिर है हाई कोर्ट, फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट, फिर छोटे मोटे कोर्ट इसके नीचे आ जाते हैं। देखो ये इंटीग्रेटेड है। ठीक है, मतलब कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाओ, अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो फिर आप हाई कोर्ट जाओ, यहाँ पे नहीं हो रहे हो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, यूएस में ऐसा नहीं होता है। और इंडिपेंडेंट भी है ये तीनों। ठीक है, अपने डिसीजंस ये तीनों खुद ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गार्डन भी करता है। ठीक है, अब ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ये दोनों ही सेंट्रल और स्टेट के लॉज को एनफोर्स कर सकता है, अनलाइक यूएसए की तरह नहीं। वहाँ पे क्या है, फेडरल लॉज है, अलग अलग है, स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है। सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारे प्रोविजन रखे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, जैसे कि ताकि इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सके। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस का एक टर्म रखा है, या तो आप 65 ईयर के हो जाओ या फिर आपकी 5 साल की टेन्योर अगर हो गई है तो फिर आप जा सकते हो, विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद फिक्स्ड सर्विस कंडीशन रखी है इनके लिए, जो भी एक्सपेंस होगा सुप्रीम कोर्ट का वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा। और जो भी चीज़ें जजेस करेंगे, जो भी स्टेटमेंट, जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट देगा, उस पर लेजिस्लेचर में कोई भी डिस्कशंस नहीं होंगी। और रिटायरमेंट के बाद भी इनकी ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोविजन इसमें होता कि ठीक है आप अभी जज हैं और उसके बाद आप क्या करोगे, आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो सेंटर क्या करेगी, इनको लालच देना स्टार्ट कर देगी। जो भी गवर्नमेंट रूल करेगी वो इनको लालच देना स्टार्ट कर देगी कि आप अभी हमारे फेवर में डिसीजन लो तो बाद में हम आपको जॉब दिलवा देंगे। तो इस वजह से रिटायरमेंट के बाद भी ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। और सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ऐसी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए डाली हुई है। अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। बेसिकली 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, 12 और 13 में क्या है, स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, 13 में बताया है कि जो भी लॉज फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं या उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नल एंड वॉइड होंगे। ठीक है, और 32 तो यहाँ मैंने बताया, 33, 34 और 35 को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये आर्टिकल आप देख लो। राइट टू इक्वालिटी आता है 14 से 18 के बीच में, राइट टू फ्रीडम आता है 19 से 22 के बीच में, और यहीं पे आता है हमारा राइट टू लाइफ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब 32। इसमें जो आर्टिकल 31 है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, पहले ओरिजिनली यहाँ पे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया और ये अब लीगल राइट है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बन गए, 6 फंडामेंटल राइट्स बच गए हैं। तो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। क्यों? क्योंकि अगर इन 5 राइट्स में से हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो हमारे राइट्स को हमें वापस देगा, हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगा। अगर ये वाला राइट नहीं होता तो इन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये आपको याद रखना है, किसने कहा था? BR अंबेडकर ने कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। जो देखिए ये कैसे काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव की टायरनी है ना उस पर लिमिटेशन लगाते हैं। अब गवर्नमेंट ऐसे ही किसी को भी उठा के जेल में नहीं डाल देगी, हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, राइट। और जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाएगा वो आर्बिटरी ना हो, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। कोई भी पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट एब्रोगेट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। टोटल कितनी रिट्स होती हैं? 5 रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामेंस, प्रोहिबिशन, सर्शिरो एंड क्यो वारंटो। और ये जो रिट्स है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी दे सकता है। ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के कंसर्न में ही रिट्स लगा सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी केसेस में भी वो रिट्स इशू कर सकता है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट की पावर है ना वो ज़्यादा है रिट्स के कंसर्न में। अब आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं और वो सैक्रोसेंट भी नहीं है, मतलब कि वो अनचेंजेबल नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं, वो कर्टेल भी हो सकते हैं, वो रिपेल भी हो सकते हैं बाय द पार्लियामेंट बट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी हो सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अब ये क्या है ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब है हमारे पास 9th फीचर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू BR अंबेडकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो नोवल फीचर है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको याद रखना ये किसने कहा है, नोवल फीचर है, BR अंबेडकर ने कहा है। पार्ट 4 में रखा गया है। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में थे? पार्ट 3 में थे, याद रखना। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में। 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्लासीफाई किया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का काम क्या है? ये आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। कौन सा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और फंडामेंटल राइट किसको कर रहे थे? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ठीक है, डिफरेंस याद रखना आप। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या काम होता है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट को देखना। ठीक है, दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? अगर वो कोई आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर स्टेट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने खुद इन प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल कहा है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे जब भी वो लॉज बनाती हैं, राइट। ये क्या करती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक मॉरल ऑब्लिगेशन सेट करती है स्टेट अथॉरिटी पे इनकी एप्लीकेशन के लिए। मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यूपीएससी मेंस में ये सवाल पूछ लिया है, तो आप इसको अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो या जेकेपीएससी में ही मेंस का एग्जाम कहीं पे है आप देना चाहते हो, वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, बाद में इनको ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। और कब?
मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 42nd में, ठीक है। इसके बाद जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, इसने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। पहले 10 थी, फिर 11 हो गई, अब 11 है। पार्ट 4A में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जिसमें एक ही आर्टिकल है 51A। 11 ड्यूटीज को ये स्पेसिफाई करता है। क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं कि आपने अपने संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, आपने सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी को करना है, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जब ये वाला चैप्टर आएगा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब है हमारे पास सेक्युलर स्टेट। द टर्म सेक्युलर जो है वो भी 42nd अमेंडमेंट में ही ऐड हुआ था। 42nd अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए तो ये बार बार आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आई थी इसमें। तो कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, इसने कहा कि इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है। जब हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, पाकिस्तान जो है वो रिलीजन के बेसिस पर बना था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया को सेक्युलर रखा, ठीक है। सेक्युलर का मतलब है कि हमारी जो इंडियन स्टेट है वो हमारा जो इंडियन स्टेट है इसका कोई ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। प्रियम्बल सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ और वर्शिप का हक देता है। आप कोई भी बिलीफ है आपका, आप मान सकते हो, कोई भी रिलीजन है मान सकते हो, किसी की भी वर्शिप करनी है कर सकते हो। स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, और क्या है इसमें? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज प्रैक्टिस, द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आर्टिकल 25, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Every religious denomination or any of its section shall have the right to manage its religious affairs. आप अपने religious affairs को manage कर सकते हो, आर्टिकल 26। No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of particular religion, आर्टिकल 27। अगर आप अपने religion को promote कर रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी religious instruction जो है educational institution में नहीं दी जाएगी जो भी state funded होगा। कोई भी सेक्शन का सिटीजन जिसकी अलग जो भी माइनॉरिटी में आते हैं वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, आर्टिकल 29। सभी माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आर्टिकल 30। एंड स्टेट जो है वो ये देखेगा कि सभी सिटीजन जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग चले, आर्टिकल 44। अभी तक ये लागू नहीं हुआ इंडिया में आर्टिकल 44, पर देखते हैं शायद हो जाए। अब है हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है वोटिंग राइट, ठीक है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शंस इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब कि कोई भी सिटीजन जो 18 साल से नीचे नहीं है उसके पास ये राइट है कि वो वोट दे सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ना तो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, ना रिलीजन का है, ना रेस का, ना सेक्स का, ना लिटरेसी का, ना वेल्थ का, ना सो ऑन। जो ब्रिटिशर्स ने रखा था ना, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बस वही वोट दे सकते हैं, वो क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं था। बस 18 साल के आप होने चाहिए। और जो वोटिंग एज रखी गई है पहले 21 थी, 1989 में इसको 18 ईयर्स किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब किया था? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 में 21 की एज को 18 कर दिया था। तो आपको ये याद रखना है। फिर है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप। इसमें एक एक्सेप्शन था जम्मू कश्मीर का, अब वो भी नहीं रहा है, अब टोटली सिंगल सिटीजनशिप हो गई है। तो आप किसी भी स्टेट के हों, कहीं भी रह रहे हो इंडिया में, आपके पास सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स होंगे, पूरी कंट्री में सेम होंगे और आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ पर और यूनिफॉर्म राइट्स सभी लोगों को दिए गए हैं। फिर भी इंडिया में कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कास्ट वार्स होती हैं, लिंग्विस्टिक क्लैश होते हैं, इथनिक डिस्प्यूट्स भी होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का गोल था ना वो पूरा नहीं हो पाया है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड किया बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी प्रोवाइड की, जो कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक बुलवर्क है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कौन सी हैं? इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना,
पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। ठीक है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखना जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं और जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं ना, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, सेंटर का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। तो ये कंफ्यूज ना कभी एग्जाम में आ जाए आपको। दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है? पहले हमने पढ़ी इलेक्शन कमीशन। दूसरी है कैग। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ऑडिट करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। ठीक है, ये हमारे पब्लिक के पर्स का गार्जियन होता है, ये देखता है कि कोई पैसा फालतू तो नहीं खर्च कर रही है गवर्नमेंट। तीसरी है हमारे पास यूपीएससी। यूपीएससी क्या करती है? एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज और हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए, और प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि आप डिसिप्लिनरी मैटर्स में एडवाइस करती है कि जो भी एक्शन लेने होंगे। और चौथा हमारे पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये भी यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो आपको पता ही होगा क्या है, राइट। और इनके इंडिपेंडेंस को भी वैसे ही इन्होंने सिक्योर किया है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किया था। मतलब कि एक टेन्योर फिक्स कर दिया कि इससे पहले आपको रिमूव नहीं कर सकते हैं, फिक्स सर्विस कंडीशन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनके एक्सपेंसेस वगैरह निकाले जाएंगे एंड सो ऑन। अब है हमारे पास एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस तो हमें जेएनके वालों को तो इसके बारे में पता ही होगा, जेएनके का कौन है जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो 3 टाइप की एमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी और फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी कब लगती है? जब लड़ाई हो रही हो या एक्सटर्नल एग्रेशन कोई हमें दिखा रहा हो, जैसे चाइना हमें एक्सटर्नल एग्रेशन दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है कि अब लड़ाई होने वाली है तो हम नेशनल एमरजेंसी को लगा देंगे। या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो जाए इंडिया के अंदर तो आर्टिकल 352 में आती है नेशनल एमरजेंसी। फिर है स्टेट एमरजेंसी। स्टेट एमरजेंसी तो लगती रहती है जेएनके में। आप मुझे बताओ अभी तक कितनी बार जेएनके में स्टेट एमरजेंसी लग चुकी है। प्रेसिडेंट रूल ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जब गवर्नर को लगता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है अंडर आर्टिकल 356, या फिर वो सेंटर की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही है अंडर आर्टिकल 365, स्टेट एमरजेंसी लगा दी जाती है। तीसरी है फाइनेंशियल एमरजेंसी जो 360 आर्टिकल में आती है। जब हमें लगता है कि हमारा जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है वो खत्म हो चुका है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो अब हिल चुकी है, तब लग जाती है फाइनेंशियल एमरजेंसी, और ये अभी तक कभी भी नहीं लगी है। ठीक है, ये 2 लग गई हैं पर ये नहीं लगी है। अब है हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि बाकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं डुअल पॉलिटी को प्रोवाइड करता है, और इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट की पावर्स को डिवीजन है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ने क्या किया, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड कर दिया। 2 ही थे पहले, सेंटर और स्टेट, अब लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया। किसने? 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। ठीक है, अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं था, इनफैक्ट वर्ल्ड में ये कहीं पे भी नहीं पाया जाता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। ये देखो आप यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड किया था, पंचायती राज ऐड किया था, और 74th ने किया था म्यूनिसिपैलिटी को, राइट। चलिए अब जो आप जिसका एग्जाम दे रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है, इस ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको ऐड किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया गया, स्टेटस दिया गया और प्रोटेक्शन दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस लाई। पहला तो फंडामेंटल राइट दे दिया आर्टिकल 19 के अंदर कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी ऐड कर दिया कि आप प्रमोट करो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अंडर आर्टिकल 43B। तीसरा, इन्होंने क्या किया, एक पार्ट ऐड कर दिया पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको द कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा गया अंडर आर्टिकल 243ZH2 243ZT। ठीक है, ये जो नया पार्ट है इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है कंट्री में उनको इंश्योर किया जा सके कि वो डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनॉमस, इकोनॉमिकली साउंड मैनर में काम कर सके। और पार्लियामेंट को ये एम्पावर किया गया कि आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, और स्टेट लेजिस्लेचर को भी कहा गया कि आप एप्रोप्रिएट लॉ बनाइए कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, राइट।
दिस वाज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।